नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी प्री का टेस्ट 2 डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई पेड और फ्री कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक पर क्लिक करके और इन नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ एक प्रसिद्ध स्थल है पुरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का, हड़प्पा काल का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस ऑप्शन का बीपीएससी में थोड़ा सा फोकस करना रखना है आपको। तो मेहरगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन घाटी के किनारे स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव फूड प्रोडक्ट्स का सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं था, बल्कि उसका उत्पादन भी करने लगा था। अब हमने जब तिथि देख ली है कि 7000 की है, तो आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा कि इसका आंसर है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी। पुष्यमित्र शुंग के बेटे का प्रेम प्रसंग वर्णित है मालविकाग्निमित्रम में, अभिज्ञानम शाकुंतलम में, रघुवंशम में, कुमार संभवम में। तो ये सारा कुछ किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो मालविकाग्निमित्रम मतलब अग्निमित्र और मालविका। तो अग्निमित्र है पुष्यमित्र शुंग के बेटे, और मालविका जो कि उस राज्य की एक नर्तकी थी, की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। वहीं पहले हम कुछ नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। कालिदास के द्वारा लिखे गए अभिज्ञानम शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये हो गए नाटक। उसके बाद महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम और कुमार संभवम। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम और ऋतु संहार। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वैदिक साहित्य को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें: संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले संहिता लिखी गई, ओके, फिर ये लेकिन संस्कृत में थी और ये स्कॉलर्स ही पढ़ पाते थे। तो इनके थोड़े से आसान जो रूप हैं वो है ब्राह्मण्स के अंदर, और ब्राह्मण्स का ही है, ऋग्वेद के अलग ब्राह्मण्स हैं, यजुर्वेद के अलग ब्राह्मण थे, सामवेद के अदर हैं, और अथर्ववेद के अलग ब्राह्मण्स हैं। ओके, उसके बाद फिर ब्राह्मण्स में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अरण्यक, ठीक है, अरण्यक लिखे गए। अरण्यक का मतलब होता है जंगल। उसके बाद फिर फाइनली उपनिषद लिखे गए। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप, मतलब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गुरु के समीप जाकर के बैठिए, गुरु समझा देंगे आपको कि इसका मतलब क्या है। तो उसी फॉर्म में उपनिषद को लिखा गया है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, और फिर लास्ट में उपनिषद। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण है? सतत बाढ़, कंटिन्यूअस फ्लड, भूकंप, अर्थक्वेक, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, आर्यों का आक्रमण। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो लगभग ये सारे ही अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा माने गए हड़प्पा काल के हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है। सतत बाढ़ के बारे में, अगर कंटिन्यूअस फ्लड के बारे में अगर मैं बोलूं तो जॉन मार्शल ने यह माना कि सतत बाढ़, कंटिन्यूअस फ्लड एक कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। उसके अलावा मॉडर्न थिंकर्स हैं कुछ, उनका विश्वास है कि अर्थक्वेक से सिंधु नदी का पूर्वी बांध ध्वस्त हो गया था, जिसमें सिंधु के बहाव में रुकावट आ गई। इस कारण क्या हुआ कि लोग उस स्थान को छोड़ करके चले गए, ये कुछ लोग मानते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर मैं बताऊं तो बोला गया कि इस यहाँ की क्या उर्वरता लगातार घटने लगी थी, तो जिससे क्या हुआ कि सभ्यता का पतन हो गया। उसके अलावा कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ। यहाँ पर जो कंकाल मिले हैं उससे यह ज्ञात हुआ है कि यहाँ व्यापक जनसंहार हुआ था, बट अभी यह प्रूफ हो चुका है कि केवल कंकाल किसी एक ही काल के नहीं है और ये अलग अलग जगह से रिलेटेड थे। इसलिए मोस्टली मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं जो वो पतन को आर्यंस का आक्रमण नहीं मानते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सारे ही इसके कारण हैं।
प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का ज्ञान किस प्रसिद्ध ग्रंथ से होता है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अंगुत्तर निकाय है जो ये बुद्ध लिटरेचर है, महावस्तु भी बुद्ध लिटरेचर है, भगवती सूत्र जैन लिटरेचर है और अर्थशास्त्र है जो ये कौटिल्य ने लिखा है। किसके ऊपर है? ये स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो एक से अधिक यहाँ पर सही है, तो ई आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है? तुलुव राजवंश, होयसाल राजवंश, काकातीय राजवंश या यादव राजवंश? तो इसका आंसर है ए, तुलुव राजवंश। और विजयनगर एम्पायर के और कौन से राजवंश है उनका अगर मैं नाम सीक्वेंस से बताऊं तो सबसे पहले आया संगमा, उसके बाद सुलुवा, उसके बाद तुलुव और लास्ट में अराबिडो। ओके, तो इसका आंसर हो गया तुलुव डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक दिल्ली सल्तनत की है? 2.5 दिन का झोपड़ा, मोट की मस्जिद, चिश्ती का मकबरा, मोती मस्जिद या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। उसके बाद ये मोट की मस्जिद है ये लोधी डायनेस्टी के टाइम की है। उसके अलावा चिश्ती का मकबरा है ये आपका फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है और ये मुगलों ने बनवाया था। उसके बाद मोती मस्जिद है जो वो 2 हैं, एक है आपकी दिल्ली में जो दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में बनी हुई है और वो औरंगजेब ने बनवाई थी, और दूसरी वाली है जो वो शाहजहां ने बनवाई थी आगरा में। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली सल्तनत, तो ऐबक है जो ये दिल्ली सल्तनत का आदमी है, लोधी है जो ये भी दिल्ली सल्तनत का है, और ये दोनों मुगल्स के टाइम पे बनी है। चिश्ती का मकबरा और मोती मस्जिद मुगल्स के टाइम पे बने हुए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 इनका कार्यकाल का टाइम है का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से है? चार्ल्स विकिंस द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि या वेल्लोर विद्रोह? तो मैं बता दूं कि गीता का जो अनुवाद हुआ है जो चार्ल्स विकिंस के द्वारा वो हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है वो हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि वेलेस्ली और वेल्लूर म्यूटिनी है जो ये हुई है जॉर्ज बर्लो के टाइम पे। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ है, तो यही इसका एक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें, सभ्यताएं और नदियां, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। हमें पता है कि हड़प्पा की सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे है, और चीन हो गई आपकी हुआंगहो, मिस्र हो गई आपकी नील, और मेसोपोटामिया हो गई आपकी टिग्रिस के किनारे। इसमें यहाँ पर ऑप्शंस सभी डिसेबल हो गए हैं, सॉरी, इंग्लिश साइड में हम लगाएंगे इसके ऑप्शंस। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल खाता है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडिया एसोसिएशन द्वारकानाथ टैगोर, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, लैंड होल्डर्स सोसाइटी एस.एन. बनर्जी। तो देखिए जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो दादा भाई नौरोजी की है, एकदम सही। इंडियन एसोसिएशन है जो वो एस.एन. बनर्जी। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, एकदम सही। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। ओके, तो ये दोनों इंटरचेंज हैं, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात में एंट्री करती है, गुजरात के बाद फिर राजस्थान में थोड़ा सा टच करती है, राजस्थान के बाद फिर एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो कितने हो गए? 8। ठीक है, ये 8 स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, तो आप देख लीजिए इनमें कोई है, तो त्रिपुरा मिल गया हमें। तो कहां से गुजरती है पूछा था, तो इसका आंसर हो गया डी, त्रिपुरा। उसके बाद अरेंज द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज। तो दोस्तों ये जो है ये एक ही लाइन में लगे हुए हैं, सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जस्कर और फिर है पीर पंजाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो जब भी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखें तो कोशिश करें इनको कि मैप में लोकेट करके देखें। ये देख लीजिए यहाँ पर आप, सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, फिर है लद्दाख रेंज, फिर है आपकी जस्कर माउंटेन्स, फिर है पीर पंजाल रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयाज आर करेक्ट?
हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय पश्चिम में विस्तृत और पूर्व में सकरा है, एकदम सही स्टेटमेंट है। हिमालय पुराने वलित पर्वत हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स नहीं, ये तो अभी नए हैं और अभी ये फॉर्मेशन की स्टेज में है। ओके, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा है। अगर ये बोलता भारत की है तो इसको कंसिडर करते, लेकिन ये बोल रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद हिमालय का विस्तार सिंधु से लेके काली तक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक है, तो इसका ये भी गलत हो गया। अब सही है पूछा था और ये एक इकलौता स्टेटमेंट सही मिल गया हमें कि हिमालयाज जो है वो इस तरफ थोड़े से चौड़े हैं और जैसे जैसे इधर जाते जाते हैं ईस्टर्न साइड में थोड़े से पतले होते जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है? पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, महाभारत श्रेणी या असम हिमालयास? तो देखते हैं इसमें। देखिए, हिमालय को 4 रीजनल डिविजन्स में बांटा जाता है। कैसे कैसे बांटा जाता है? पंजाब हिमालयास, उसके बाद आते हैं कुमाऊं, उसके बाद आते हैं नेपाल और उसके बाद आता है असम। इन 4 रीजन्स में बांटा गया है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है, ये है इंदस से लेके सतलज तक। उसके बाद कुमाऊं हिमालय कहां है? कुमाऊं हिमालय हैं आपके सतलज से लेके काली तक। और अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो वो है काली से तीस्ता तक। और असम हिमालय की बात करें तो वो है तीस्ता से आपके ब्रह्मपुत्र तक। और इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये है 560 किलोमीटर पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज हैं 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालयाज हैं 800 किलोमीटर और असम हिमालयाज का विस्तार है जो वो है 720 किलोमीटर के आसपास। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा कौन सा है तो हो गया आपका नेपाल हिमालयाज 800 किलोमीटर, और अगर पूछे सबसे छोटा कौन सा है तो हो गया आपका कुमाऊं हिमालयाज 320 किलोमीटर। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो पंजाब भी है और कुमाऊं भी है, असम भी है, लेकिन महाभारत नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। चंबल नदी के निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा मध्य प्रदेश में है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर ऑफ चंबल रिवर इज इन मध्य प्रदेश? जवाहर सागर, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव? तो जवाहर सागर, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर ये तीनों राजस्थान में है और गांधी सागर है जो वो एमपी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव, ये ध्यान दीजिए, इसमें इफेक्ट पूछ रहा है, इफेक्ट्स, कॉजेज नहीं पूछ रहा, कारण नहीं पूछ रहा। वनों की कटाई डिफॉरेस्टेशन, चराई ओवरग्रेजिंग, भूमि की उर्वरता में कमी लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, शहरीकरण अर्बनाइजेशन। तो डिफॉरेस्टेशन इसका कॉज हो सकता है, कारण हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग भी एक कॉज है, अर्बनाइजेशन भी एक कॉज है, लेकिन भूमि की उर्वरता में कमी लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ये एक इसका इफेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल इज करेक्ट? अनदर नेम ऑफ द ब्लैक सॉइल इज रेगुर सॉइल। काली मिट्टी का एक और नाम है क्या? रेगुर सॉइल। ह्यूमस की अधिकता, रिच इन ह्यूमस, बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मुख्य रूप से यूपी बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है, मेनली इट इज फाउंड इन द यूपी बिहार क्षेत्र। तो देखिए, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल बोलते हैं, एकदम सही। लेकिन अगर रिच इन ह्यूमस की बात करते हैं तो ये रिच नहीं है, इसमें ह्यूमस काफी लो होता है और ये रिच काहे में होता है? आयरन और पोटाश में, आयरन और पोटाश। ओके, और राइस कल्टीवेशन नहीं, ये तो कॉटन कल्टीवेशन है, कॉटन रुई वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। और मेनली इट इज फाउंड इन द यूपी बिहार, नहीं, ये आपको डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका का पार्ट, आंध्रा का थोड़ा सा पार्ट ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द कोल्ड करंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगुलाश करंट, गल्फ स्ट्रीम, ओरोशियो और कोरोशियो। तो इसकी लोकेशन आप देख लीजिए,
ये देखिए, ये है आपकी इक्वेटर, और जो भी इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे वो होंगे वार्म करंट, और जो पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे वो होंगे कोल्ड करंट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये है जो इक्वेटोरियल, ये जो रेड रेड है ये सारे वार्म करंट है, और जो ब्लू वाले हैं ये सारे कोल्ड करंट है। तो ये देखिए अगुलास जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो है वार्म करंट। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, ये भी वार्म करंट हो गया, ये इस जगह पर है अटलांटिक ओशन में। उसके अलावा ये कोरोशियो है और ये ओयाशियो है। ओयाशियो आपका ठंडा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप फ्लो, ये लाइन खींची हुई है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, पोल से इक्वेटर की ओर जा रहा है। और ये है जो ये इक्वेटर से बैलेंसिंग फोर्स है इसका, ये पोल्स की ओर जा रहा है। विच इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड? एल्प्स, हिमालय, एटलस माउंटेन या एंडीज? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज, लेकिन इनकी लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। अरेंज द साउथ इंडियन हिल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, पालनी हिल्स या फिर अनाईमलाई हिल्स। तो सबसे ऊपर है आपकी नीलगिरीज, फिर उसके बाद पालनी, फिर उसके बाद अनाईमलाई और फिर उसके बाद कार्डमम। ये इसका सीक्वेंस है 1, 3 एंड 4, 2, तो बी आंसर। Which act provided the power of discussing budget in legislative council? तो आंसर है इसका इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, जिसमें कि बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। वहीं रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 1892 में डिस्कसिंग बजट आपको पता ही चल गया। उसके बाद काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये जो आज का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123, ओके, 123 में जो ऑर्डिनेंस के बारे में बात की गई है, इसकी नींव यहीं से रखी गई। 1861 के एक्ट में आया था सबसे पहले ऑर्डिनेंस। उसके अलावा 1813 के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी मिशनरीज काम करने लगी थी। Which among the following has been borrowed from the USA? USA से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, फेडरल सिस्टम या नन ऑफ द अबव? तो प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट ये तीनों यूएसए का से लिए गए हैं, और फेडरल सिस्टम है जो ये कनाडा से लिया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जब ये तीनों ही सही हैं तो मोर देन वन ऑफ द अबव। Which provision is mentioned in the 10th schedule of the Indian Constitution? लैंग्वेज 8th में है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये 10th में है, फॉर्म्स ऑफ ओथ ये 3rd में है, और सैलरीज के बारे में हम 2nd शेड्यूल से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल से संबंधित है 10वां। ऑल इंडिया सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 312। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी, पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये चारों ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको अभी तक पता चल गया होगा कि शेड्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट है, जो कि 12 हैं। उसके अलावा कुछ आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको लगभग 100 के आसपास है, जो आपको याद रखने हैं। और उसके अलावा पार्ट्स, संविधान के पार्ट्स, ये 3 चीजें तो कंठस्थ कर लीजिए। Which among the following word is included in the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? तो वो 3 वर्ड क्या क्या थे? सबसे पहला वर्ड था सोशलिस्ट, जिसको हम कहते हैं समाजवाद। दूसरा वर्ड सेकुलरिस्ट, जिसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। और तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी, जिसको हम अखंडता के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इन तीनों वर्ड में से कोई सा एक दिख रहा है आपको? ये रहा, तो ये हो गया इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ लिबर्टी एज पर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये यार प्रस्तावना के हिसाब से पूछ रहा है वो। प्रस्तावना में लिबर्टी के बारे में लिखा है, तो पॉलिटिकल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो जब आप प्रियम्बल को खोलेंगे और उसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रियम्बल में ये सारे ही वर्ड मेंशन है, लेकिन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ये जस्टिस है। ये तीनों जस्टिस है और ये लिबर्टी है, स्वतंत्रता के बारे में बात करता है।
अरेंज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये राज्यों का जो गठन है ये आपको क्रोनोलॉजी से याद कर लेना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश 1953 में, महाराष्ट्र 1960 में, गोवा के साथ क्या हुआ कि 1961 में ये पुर्तगालियों से अलग हुआ और 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये यूटी बन गया। लेकिन राज्य का दर्जा इसको कब मिला? 1987 में, तो ये काउंट करेंगे हम। और उसके अलावा नागालैंड 1963। तो क्या हो जाएगा इसका? पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ई। बाय हाउ मेनी वेज सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? तो इसका आंसर है तीन तरीके से सिटीजनशिप को हम खो सकते हैं। पहला, बाय रेनंसिएशन, मतलब खुद से अपनी सिटीजनशिप को सीज कर देना, ठीक है। दूसरा, बाय टर्मिनेशन, मतलब जानबूझकर दूसरे देश की सदस्यता ले लेना, तो उससे क्या होगा कि सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी। और तीसरा, बाय डेप्रीविएशन, मतलब कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। क्या करने पर? जब आपने मान लीजिए कोई फ्रॉड मीन्स के या फ्रॉड मीन्स से सदस्यता ली है, या डिसलॉयलिटी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर अनलॉफुली ट्रेडेड या फिर कम्युनिकेट किया है किसी ऐसे एनिमी स्टेट से वॉर के समय में। तो ये 3-4 ग्राउंड्स हैं जिस पर कि आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या हो गए? बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीविएशन। ये 3 तरीके हैं जिससे Which of the following article cannot be suspended even at the time of emergency? तो आर्टिकल 20 और 21 ये ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, या इमरजेंसी लगे या कुछ भी लगे। तो आर्टिकल 20 के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 आपका क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 19 के बारे में अगर मैं कहूं तो इसमें जो 6 फंडामेंटल राइट है वो इमरजेंसी लगते ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, कोई सेपरेट ऑर्डर पास नहीं करना करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यहां पर 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नॉट अल्ट्रासोनिक वेव्स? अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में कौन सा सच नहीं है? दीज आर यूज फॉर द अल्ट्रासोनोग्राफी, बिल्कुल सही। These are used for the sending signals, बिल्कुल सही। These are used in measuring the depth of the sea, समुद्र की गहराई नापने में काम आता है, बिल्कुल सही। उसके अलावा इसका उपयोग तरल को स्टरलाइज करने में किया जाता है, ये भी एकदम सही। तो चारों ही इसमें सही स्टेटमेंट है अल्ट्रासोनिक के बारे में, लेकिन पूछा है यहाँ पे क्या गया है? नॉट। तो जब नॉट पूछा है तो आंसर हो जाएगा इसका ई, नन ऑफ द अबव। अ फ्लाइंग एरोप्लेन हैज काइनेटिक एनर्जी ओनली, potential energy only, mechanical energy only, both kinetic as well as the potential energy, गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लाइंग एरोप्लेन में दोनों ही होते हैं, काइनेटिक भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब ये होता क्या है काइनेटिक और पोटेंशियल? तो ये समझ लीजिए कि जो एनर्जी मोशन के कारण लगती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने पर लगती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि ये हथौड़ा इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो इसको पकड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो है पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा ये मोशन में आ गया हथौड़ा क्योंकि इन्होंने कील पे ठोका, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये फोर्स लगाया इन्होंने, तो ये हो गया हाथ से ही कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं है यहाँ पर, ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। ये एक और देख लीजिए, ये आर्चरी को इन्होंने खींचा और खींच के यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, तो इसको होल्ड करने में जो ताकत लग रही है, जो फोर्स लग रहा है, जो एनर्जी लग रही है, बेसिकली एनर्जी इज द करेक्ट वर्ड, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब इन्होंने तीर को छोड़ दिया तो वो मोशन में आ गया, तो वो हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। होप यू ऑल कैन गेट द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण जी के बारे में सही नहीं है? जी ध्रुव पर न्यूनतम होता है, जी इज मिनिमम एट द पोल्स। भूमध्य रेखा पर जी न्यूनतम है, जी इज minimum at the equator. G decreases due to the rotation of the earth.
पृथ्वी के घूमने से जी घटता है, चंद्रमा पर जी पृथ्वी से कम है, जी ऑन मून इज लेस देन अर्थ। तो देखिए जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम एट द पोल्स और मिनिमम एट इक्वेटर, तो ये गलत हो जाएगा और गलत वाला ही इसमें पूछना है, तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं जी के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें कि हमें मैग्नीट्यूड का पता होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस या एनर्जी। तो एनर्जी को छोड़ के बाकी तीनों ये हैं टेंसर क्वांटिटीज। ओके, ये है टेंसर क्वांटिटीज और एनर्जी है जो आपकी वो है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता करना है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। और अगर मैं टेंसर की बात करूं तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और इसके साथ एक तीसरी चीज और पता होनी चाहिए जिसका नाम है एरिया ऑफ प्लेन, एरिया। ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो ये टेंसर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, एनर्जी। Which among the following examples are considered as the Newton's first law of motion? न्यूटन के 3 लॉ हैं और तीनों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब इसका क्या तरीका है पता करने का, या तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा जो सबसे सिंपल तरीका है पीसीएस लेवल की इंफॉर्मेशन के लिए, आप कोई भी बुक उठाइए और उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स उसमें दिए इनको एक बार पढ़ लीजिए और उनको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जो इन बुक्स में से बाहर का नया क्वेश्चन हो, है ना। तो व्हेन अ कार स्टार्ट सडनली देन द पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड, बिल्कुल सही। उसके बाद रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट, रिकॉयल ऑफ गन, स्विमिंग, ये तीन है। तो ये जो तीन है ये है थर्ड लॉ का पार्ट और ये है आपका फर्स्ट लॉ का। तो आंसर हो जाएगा ए। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेटकम, ये तो स्मॉलेस्ट है। ओके, उसके बाद न्यूरॉन्स, लिवर सेल और पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन है जो वो क्या है, ये है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इससे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो इस मटेरियल से बना करती है, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है तो यह हो जाएगा न्यूरॉन्स। ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट और ये हो गया आपका लार्जेस्ट। ये हो गया जो बैक्टीरिया की सेल वाला। पावर हाउस ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपको बता दूं पावर हाउस इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी को बनाता है जो कि एनर्जी के लिए एक रिच कंपाउंड है, ठीक है। और ये सेलुलर बॉडी की रेस्पिरेटरी साइट भी है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, वहीं अगर न्यूक्लियस के लिए क्या टर्म यूज होता है? न्यूक्लियस के लिए होता है कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम है ये, ठीक है। और आपका लाइसोसोम है जो ये सुइसाइडल बैग के इसके लिए टर्म यूज होता है सुइसाइडल बैग। ओके, क्योंकि इसकी जो एंजाइम होती है इसमें एंटायर सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है, तो इसलिए इसे सुइसाइडल बैग कहते हैं। हु गेव द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए? तो अगर स्ट्रक्चर मॉडल की बात करें तो आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक। लेकिन जो ये फ्रेडरिक मैशर हैं उन्होंने डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लियस से अलग किया था। और आपके जो जॉन मेंडल हैं ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं और जो थियोफ्रेटस है ये फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, बॉटनी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल्गी और फंजाई कम्स अंडर द प्लांट किंगडम। दोस्तों आपको ये प्लांट किंगडम का पूरा पता होना चाहिए। तो प्लांट किंगडम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगेमस, दूसरा होता है फेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस वो होते हैं जो सीड के बिना होते हैं, बीज नहीं होता। और अगर आसान भाषा में बोले तो प्लांट बॉडी है जो इनकी वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। ओके, और वहीं फेनरोगेमस का क्या होता है कि इनकी प्लांट बॉडी वेल डिफाइंड होती है और इनमें बीज भी होता है, ठीक है, सीड, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टोगेमस के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है थैलोफेटा, दूसरा होता है ब्रायोफेटा और तीसरा होता है टेट्रिडोफेटा, ठीक है। तो जो ये थैलोफेटा है इसके अंदर आता है आपका एल्गी और फंजाई, जो इस क्वेश्चन में पूछा है, एल्गी और फंजाई। और आपका ब्रायोफेटा में कौन से आएंगे? मॉस, और टेट्रिडोफेटा में फर्न ले लीजिए, फर्न, ठीक है। और फेनेरोगेमस की बात करें तो इसके फिर से दो पार्ट कर लीजिए, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है।
और अगर एंजियोस्पर्म के भी 2 पार्ट कर लें तो यहाँ होता है मोनोकोटिलेडन और यहाँ होता है डाइकोटिलेडन। ठीक है, मोनोकोटिलेडन का मतलब सिंगल एक बीज होता है और डाइकोटिलेडन का मतलब अगर बीज से तोड़ेंगे तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, जैसे चना वना हो गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा थैलोफेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रूट। ठीक है, जड़ के बारे में पूछ रहा है, जड़ कौन सी है इनमें से? कैरेट, पोटैटो, ऑनियन और ट्यूबर। तो कैरेट हमारी एक जड़ है। और कौन सी कैटेगरी की जड़ है ये? कैरेट है आपकी कॉनिकल कैटेगरी की। पोटैटो है आपका ट्यूबर कैटेगरी का। क्या है ये? ये है स्टेम। वहीं ओनियन है आपकी, वो क्या है? बल्ब। और टर्मरिक की कैटेगरी क्या है? राइजोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन चूजन फॉर द डैन डेविड अवार्ड 2020? तो इसका आंसर है गीता सेन। ये करंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ई पंचायत अवार्ड 2020? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट विलेज, हस्तशिल्प गांव, कौन सा बना है? आगरा। ठीक है। तीसरा, विश्व का आलू सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? आलू सम्मेलन हुआ आपका गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी बुक है? ये है बाबा रामदेव की बुक। ठीक है, बाबा रामदेव। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट दियारा सॉइल इज प्रीडोमिनेंट? कहां पर है भाई? खगड़िया में, पूर्वी चंपारण में, मुंगेर में या अररिया में? ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस हैं कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया में। बिहार में गौ रक्षा सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1893, 50, 1950 या 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा 1893। बिहार में जूट उत्पादन किस स्थान पर है? ठीक है, बिहार की रैंक पूछ रहा है वो। तो जब रैंक की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो वेस्ट बंगाल है, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका बिहार। बिहार की व्यावसायिक फसलें, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है। तो बिहार की कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी है? शुगर केन भी है, जूट भी है और चिली भी है, राइस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन द बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट बिहार, दूसरा नॉर्थ ईस्ट बिहार और तीसरा साउथ बिहार। ये 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिफाइंड हैं बिहार में। तो दोस्तों ये थे हमारे टेस्ट 2 के 50 क्वेश्चंस जो कि बाइलिंगुअल थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताते रहें। जल्दी मिलेंगे हम अगले टेस्ट में अगले 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।